हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है बच्चों क्लास 10, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर्स की सीरीज चली हुई है, तो सैंपल पेपर फर्स्ट हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए जो है हम अपना करेंगे। अपना जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर एमसीक्यूज थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो है आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके वहां से नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों आपका 8 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अ पेयर ऑफ डाइस, हमारे पास जो है डाइस है जिससे हम जो है लूडो खेलते हैं। तो दो डाइस है हमारे पास, पेयर है, और उनको जब हम थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो आपको उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिस आउटकम का सम 8 ना हो। दो डाइस है, दोनों को उछाला, मान लीजिए पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 6 आया, तो 1 + 6 क्या बना? 7। ऐसे मान लीजिए मैंने दो डाइस दोबारा से थ्रो किए, उछाले, और उसमें एक में 2 आ गया, एक में 6 आ गया, तो 2 + 6 8। तो आपको वो नंबर नहीं लेने हैं जिनका सम 8 बने। आपको वो नंबर नहीं लेने हैं जिनका सम 8 बने। तो 8 बने उनका सम छोड़कर, उन आउटकम्स को छोड़कर जो आउटकम्स बचेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी 2 डाइस अगर टॉस किए जाए, 2 डाइस इज थ्रोन, फेंके जाए, तो हमेशा जो आपके आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स जो आपके होते हैं उस कंडीशन में 36 आते हैं हमेशा। जब 2 डाइस उछाले जाएंगे, एक उछाला जाएगा, 1 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 आते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें आपके 6 × 6 36 आएंगे। अगर आपने 3 डाइस थ्रो किए तो 6 × 6 × 6 216 आपके आउटकम्स आएंगे। तो क्वेश्चन में जो है पेपर में आपके लास्ट टू लास्ट 3 तक ही पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछे जाते। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर जो है 2 डाइस थ्रो किए गए, टोटल आउटकम्स आए बच्चों आपको, आपके कितने? 36। आपको वो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनमें सम, जोड़, दोनों नंबर्स का, दोनों डाइस के अंदर आने वाले नंबर का जोड़ 8 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आउटकम्स निकाल लेता हूं। आउटकम्स whose sum is 8, जिनका सम क्या आ रहा है? 8। तो अगर मैं 1 वाली लाइन में देखूं तो 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो, इस तरीके से देखो आउटकम्स बनते कैसे हैं। आउटकम्स कैसे बनते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको देखना होता है। जैसे मान लीजिए पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है, तो 1, 1, 2, पहले में 1 ही रहेगा, सेकंड में चेंज होगा। फिर पहले वाले में 2 आ रहा है, तो 2 1, मैंने आधे लिखे, ये 6 तक जाएगा, 1 4 1 5 1 6, ऐसे, ठीक है। उसके बाद पहले वाले में 2 आया, फिर 1, पहले वाला चेंज नहीं होगा, 2 2 2 3, इस तरीके से ये आउटकम्स बनते बेटा ऐसे। तो ऐसे टोटल 36 होते हैं, ठीक है ना। और हम कौन से बता रहे हैं? अभी हम सिर्फ वो आउटकम्स ले रहे हैं जिनका सम क्या होगा? 8 होगा। तो 1 की लाइन में कोई भी ऐसा आउटकम नहीं आता जिसका सम 1 हो। 2 में आता है 2 6 जो कि 8 होता है। 3 के में आता है बच्चों 3 5 8 होता है। 4 के में आता है 4 4 8 होता है। 5 में आता है 5 3 8 होता है। 6 में आता है 6 2 8 होता है। ये वो आउटकम्स है जिनका सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आपको ये आउटकम्स नहीं लेने हैं। जो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी किसकी? उन आउटकम्स की whose sum not 8, जिनका सम 8 नहीं आना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कितने थे? 36 थे। उसमें से मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 जो है मैंने घटा दिए, अलग अलग है दोनों। यहां पर डाइस देखिए, ये फर्स्ट डाइस है, यहां फर्स्ट डाइस है, तो यहाँ फर्स्ट डाइस में 2 है, उसमें 6 है, अलग है, वो दोनों अलग अलग काउंट किए जाएंगे। ओके, तो यहां पर बच्चों ये कितने हैं आउटकम जिसके 8 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना? 36 में से ये 5 हटा देने हैं। 36 से 5 गया 31,
तो आपके 31 आउटकम्स है जिनका सम 8 नहीं आ रहा है, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने आ गए 36। हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम्स जो है वो नीचे आते हैं और जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जो आपने ऑब्जर्व किए वो ऊपर आते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसका आंसर हो गया 31/36। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा आपका, 9th क्वेश्चन में बोला गया है इफ 2 sin 5x इक्वल्स टू √3, जहां पर बताया गया है कि जो आपका x है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन दे दिया फाइंड x। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। ये आपको दिया हुआ है 2 sin 5x इक्वल्स टू √3। यहां 2 मल्टीप्लाई है, sin 5x के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका बच गया √3/2। ये बन गया बच्चों। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो साइन को खत्म करना पड़ेगा, साइन फिनिश करना पड़ेगा। तो यहां पर ये आपका sin 5x का sin 5x आपको देखना है। अब जो ये नंबर है √3/2, ये साइन वाली लाइन में किस पे आता है, तो ये आता है sin 60 डिग्री पे। किस पे आता है, sin 60 डिग्री पे। तो इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, ये बच गया आपका 5x इक्वल्स टू 60, और x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 60/5 कैंसिल करके क्या आ गया 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 डिग्री या 12। समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास कोई 2 नंबर है, उनका सम आपको दिया गया है 1215। दोनों का HCF 81 है, दोनों का HCF 81 है। तो आपको बताने हैं देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो ऐसे नंबरों का जोड़ा, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका सम कितना हो 1 2 1 5 हो, और जो है उनका HCF 81 हो। तो ऐसे कितने आप पेयर्स बना सकते हो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका सामने जान देंगे। लेट फर्स्ट नंबर, मैंने जो फर्स्ट नंबर है बेटा वो अपना लेट कर लिया x है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है मैंने लेट कर लिया y है। सेकंड नंबर मैंने लेट किया y है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का HCF कितना है 81 है। अब 81 जो HCF है आपका, 81 जो आपका HCF है, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो 81 है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके नंबर में भी आ रहा है वो 81, इस वाले नंबर में भी आ रहा है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 81 जो है वो x का भी फैक्टर है और 81 y का भी फैक्टर है। सीधे बैठो। तो यहां पर आपका 81 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब 81x और 81y ये नंबर है, वो दोनों, ये दोनों नंबर है जिनका सम मेरे को 1215 गिवन है। 1215 बिल्कुल यही दे रखा 1215। अब आप क्या करेंगे, दोनों में 81 मैंने कॉमन लिया, ये आपका x प्लस y आ गया, ये आ गया 1215, ये आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 1215, और यहां पर ये 81 डिवाइड हो गया बेटा, कैंसिल कर लेते हैं। अगर कैंसिल हो रहा है तो ये आपका 9 9 जा 81, ये आ गया 9 1 जा 9 3, 9 3 जा 9 5 जा, इसके बाद मैंने 9 1 जा 9 9 9 5 जा, तो 15 कैंसिल हो करके आ रहा है, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी है 15, यानी दोनों नंबर का सम कितना है 15। तो आपको ऐसे नंबर के पेयर्स बनाने हैं, ऐसे नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं जिनका सम क्या निकले 15 निकले। जैसे अब एग्जांपल्स मैं लेता हूं, यानी कि एग्जांपल्स तो नहीं, मैं आंसर ही कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए भाई। मैंने पहला पेयर बनाया, पेयर्स लिख लीजिए आप, पेयर्स मैंने पहला पेयर बनाया 1, पहला नंबर 1 है तो सेकंड 14 है, क्योंकि 1 प्लस 14 क्या बनेगा 15, दोनों का सम कितना आना चाहिए
15। उसके बाद दूसरा जब बनेगा हमारे पास तो 2,13। ध्यान से देखना। उसके बाद जो बनेगा आपका वो आपका बनेगा 3,12। उसके बाद 4,11। उसके बाद जो है यहाँ आपका 5,10। उसके बाद आपका ये आ जाएगा 6,9। रिपीटेशन ना हो, ध्यान रखना, आगे पीछे बेशक हो, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 6 और 9 15 होते हैं बच्चों। उसके अलावा जो है मैं यहाँ अगर 7 लूं तो 7 और 8 15। अब नेक्स्ट अगर 8 लूंगा तो 8 7 आ जाएगा, तो ये तो सेम ही हो गए, है ना। तो यहां तक ही हमें लेने हैं। अब पेयर्स तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन इनमें से वैलिड कौन से पेयर है? इनमें से वैलिड पेयर कौन से है? वैलिड पेयर का मतलब ये है बेटा, हमें इनमें से वही नंबर लेना है जिनके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है हमें प्राइम नंबर्स का पेयर लेना है, जिनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम मतलब कि ऐसे नंबर्स का जोड़ा जिसके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको ऐसे नंबर्स को वैलिड करना है सिर्फ जिसके अंदर कॉमन सिर्फ 1 हो। तो 1 और 14 में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? 1 ही तो होगा सिर्फ, तो इसका मतलब ये वैलिड है। या इसमें अगर मैं करूंगा तो 2 और 13 में ये भी कॉमन आपका 1 होगा, तो ये भी वैलिड है। उसके बाद 3 और 4 वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है ना। ये वैलिड होगा बिकॉज यहां पर कॉमन 1 आ रहा है। ये वैलिड नहीं है, क्यों? बिकॉज 5 कॉमन है। ये भी वैलिड नहीं है, क्यों? बिकॉज 3 कॉमन है। और ये आपका वैलिड है। तो आंसर जो आपके पेयर्स बने बच्चों, वो पेयर्स एक्चुअल में बने वो आपके ये पेयर्स है, वैलिड पेयर्स। तो वैलिड पेयर्स आपके आ गए कौन से? 1,14। उसके बाद सेकंड आ गया बेटा आपका 2,13। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आया 4,11। और उसके बाद जो आपका आया 7,8। मैंने ये जो नंबर्स लिए, मैंने वही नंबर क्यों लिए जो को प्राइम है? जो को प्राइम है मैंने वही नंबर क्यों लिए? कुछ माइंड में तो बात ऐसी आई होगी कुछ ना कुछ। वो बेटा इसलिए मैंने लिए बिकॉज जो ये नंबर्स मैंने लिए थे ना, इनमें से जो कॉमन था ना ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। एक्स और वाई जो मैंने लेट किए है ये आपके को प्राइम नंबर्स है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन था 81, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन था वो मैं ऑलरेडी लेके सोल्व कर चुका हूं। तो आपके जो ये नंबर्स ऑफ पेयर्स आए, नंबर ऑफ पेयर्स आपसे पूछे गए थे, तो नंबर ऑफ पेयर्स आपके कितने हो गए बच्चों? ये आपके हो गए 4। तो ये आपका आंसर है कि 4 बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। अब बेटा जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एरिया ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है मेरे पास, सामने ध्यान देंगे, और यहां जो नीचे बेस बन रहा है ना सर्कुलर बेस, उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो आपको 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसकी जो आपको वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम भी गिवन है आपको वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम है इसका 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यहां पर द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट निकालनी है कितनी। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, इसका जो बेस है सर्कुलर टाइप का है, उसका एरिया गिवन है। तो जब सर्कल का एरिया गिवन तो रेडियस इजीली निकल जाती है। कैसे? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कोई स्पेशल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वही 22/7 लेंगे बच्चों। ये आपका आ गया आर स्क्वायर, ये आ गया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई। अब आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 51 इधर आके 7/22 हो गया जी, ठीक है।
अब कुछ कैंसिल अगर आपको लग रहा तो कैंसिल कीजिए, अदरवाइज उसको ऐसे रहने दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आर स्क्वेयर की वैल्यू 51 या मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35/2, इसको यही रख लिया मैंने, आर के लिए सोल्व भी नहीं किया मैंने इसका आर भी नहीं निकाला, आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी। अब ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको भी फटाफट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 85 ये जी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर की वैल्यू है यहाँ 357/22। आ गई ना काम, एज इट इज सेम। और h आ गया इक्वल्स टू 85 का 85। अब आगे देखते हैं जी, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल कर दिया, 7 से भी कट हो रहा है, 7 1 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 51 आ गया। ये बच गया आपका 1/3 इंटू 51 इंटू h इक्वल्स टू 85। तो यहां पर अब सोल्व कर लेंगे हम इसको। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 7 जा, एंड h इक्वल्स टू 85। 17 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, 17 5 जा 85। तो इसका मतलब हाइट इसकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आया क्वेश्चन समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो जो ये 12 वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर रहे हैं, ज्यादा चांस होते हैं बच्चों की। 12th क्वेश्चन में बोला गया है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। यहां दे दिया आगे a कोमा c इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है बच्चों, वो आपको बोले गए हैं कि क्वाड्रेटिक जीरोस जो है इसकी वो इक्वल है। तो लिख देता हूं मैं, जीरोस आर इक्वल। तो जीरोस इक्वल कब आती है, चैप्टर नंबर 4 में। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोस है, जीरोस का मतलब फैक्टर या मैं बोलूं रूट्स, तो वो इक्वल कब आते हैं बताइए, जब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। यही होता है ना। तो कहने का मतलब जो d है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में पूछा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ध्यान से। इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, देन ऑप्शन ए c एंड b मस्ट हैव अपोजिट साइन। यानी कि b और c के साइन अपोजिट होने चाहिए। 0 कब आएगा, जब b के और c के साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तब आएगा। ऑप्शन बी सुन लेना अभी, c एंड a मस्ट हैव अपोजिट साइंस। c और a के साइन अपोजिट होने चाहिए, c और a के साइन अपोजिट होने चाहिए। जल्दी बताओ, अपोजिट होने चाहिए, यानी एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, तब ये 0 आएगा। हाँ ना, मिक्स आ रहा है आंसर तुम्हारा। सी देखिए, सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइन। सी और बी के साइन एक जैसे होने चाहिए। सी के और बी के साइन, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, उससे 0 आ जाएगा। यस सर, ओके। डी और सुन लीजिए, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। ए और सी के साइन सेम होने चाहिए, तब 0 आएगा। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करने वाला, बच्चों कंफ्यूज करता है। तो यहां इसका जो आंसर है वो डी है बच्चों। कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं, देख लीजिए। ए एंड सी हैज सेम साइन, सेम साइन, दोनों के साइन सेम होने चाहिए। सेम कैसे होने चाहिए बच्चों, यहां 0 तभी बन पाएगी अगर मान लीजिए मैं यहां लेता हूं 4 स्क्वेयर और यह आ गया आपका 4, ए आपका 1 है प्लस का और सी भी आपका प्लस का 1 है, या आपका ये ए भी 2 है प्लस का और ये भी आपका प्लस का 2 है, तो 0 आएगा। कैसे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
0 आ रहा है ना। अगर बाई चांस मान लीजिए इनके साइन अलग अलग होते, इफ साइंस आर डिफरेंट, देख लेना ध्यान से इस चीज को, अगर साइन अलग अलग होते दोनों के, हितेश पढ़ाई पे ध्यान नहीं है आपका, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0, बी मैंने ले लिया 4 स्क्वेयर, ये 4 है, ए की जगह मान लीजिए प्लस का 2 है, सी की जगह माइनस का 2 है, इक्वल्स टू 0। ये 4 4 जा, मैंने एक प्लस लिया एक माइनस, क्या होगा 16 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो 0 कब आएंगे? जब हमेशा ए और सी के सेम साइन होंगे तभी 0 देगा ये, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 13th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 13 जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, 13 क्वेश्चन में बोला है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है मेरे पास, इसकी बेटा रेडियस गिवन है मेरे को कितनी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। इसको ए बी मान लिया, इसको ओ मान लिया। आपको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालना है भाई, थीटा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे ये बोल दिया गया कि यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क 22 है, तो लेंथ ऑफ आर्क ये होती है बेटा, लेंथ देखो ये आर्क ये होती है जो मैंने बाहर से डॉट की है, डॉट बनाई है। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 22 का 22 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां पर थीटा मेरे पास है नहीं, एंगल नहीं है, 360 का 360, या मैं काम करता हूं यहां पे कैंसिल कर लेता हूं, 2 1 जा 180, ये आ गया थीटा बाय 180। बेटा यहां पर पाई की वैल्यू 22 बाय 7, रेडियस 21 गिवन है, 22 का 22 हो गया। अब देखो ये 22 कैंसिल हो गए, बिकॉज इधर जाके रेसिप्रोकल होता तब भी कैंसिल होते। ध्यान दे रहे हैं सभी? अब यहां 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। क्या बच गया, थीटा अपॉन 60, यहां कुछ नहीं बचा, यहां 1 बचा है, 60 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो थीटा कितना आ गया। अब आपको निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आ चुका है बेटा 60 बाय 360, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, रेडियस जो आपकी 21 का स्क्वायर थी, सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 2 3 जा 2 1 1, या 11 1 जा 11, 7 3 जा 21, ये आ गया 21 का स्क्वायर, और बच्चों यहां एक 21 कैंसिल हो गया इससे, तो 11 बाय 21, तो आई थिंक ये आपका आंसर जो आया, ये आपका आ गया 231, आंसर हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला गया है, ध्यान सभी का सामने होना चाहिए। 14 क्वेश्चन में बोल दिया गया बच्चों, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी, और जो सेकंड ट्राइंगल मेरे को दिया गया है वो दिया गया आपको डी ई एफ। तो एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर है, या कोई दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं ऐसे, तो एक चीज का छोटा सा ध्यान रखना आपको, क्या कि यहां पर अगर मैंने लिखा ए बी सी, ऊपर से स्टार्ट किया देन लेफ्ट गया, तो सेकंड वाला भी इस तरीके से लिखना है डी ई एफ। अगर आप इसको लगेंगे ए बी सी, इसको डी ई एफ, तो चांस ज्यादा होंगे गलत होने के क्वेश्चन। तो जिस तरीके से आप फॉर्म करते हैं पहला ट्राइंगल, वैसे ही सेकंड ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है उसी तरीके से। दोनों ट्राइंगल्स आपको दे रखे बच्चों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है बच्चों, तो इसका मतलब इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड से उनका रेशियो इक्वल होगा। जो ट्राइंगल जो दो आपस में सिमिलर होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यानी इस साइड का रेशियो इसके इक्वल है, इसका रेशियो इसके इक्वल है, और इस वाले साइड का रेशियो इसके इक्वल है।
साइड जो गिवन है लिख लेते हैं। ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद जो है बच्चों आपको डी ई दी गई है, तो डी ई आपकी 9 सेंटीमीटर है। ए बी डी ई हो गया। ई एफ जो है आपको गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। आपको एबीसी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो जब हम कभी भी किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, हमें तीनों साइड का सम करना होता है, तभी पेरीमीटर निकलेगा। बट हमारे पास तो साइड है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी रूल का यूज करके हम इनके साइड फाइंड करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। बच्चों आपको मालूम है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ए बी अपॉन डीई का रेशो क्या होगा, तो ए बी 6 है, डीई 9 है, कट करके 3 2 जा 3 3 जा, ये आ गया 2/3। अब रेशो मेरे को पता चल गया दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का। तो आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड के सभी रेशियो इक्वल होते हैं। मींस अगर ए बी अपॉन डीई 2/3 है तो ए सी अपॉन डी एफ बी 2/3 होगा एंड बी सी अपॉन ई एफ बी 2/3 होगा। निकालना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं ए सी निकालता हूं। तो ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, तो रेशियो तो सेम ही होगा 2/3, बिकॉज रेशियो सभी इक्वल होते हैं। अब ए सी मेरे पास नहीं है, ए सी लिख दिया। उसके बाद डीएफ जो है मेरे पास बच्चों 12 है, 12 लिखा, यहां आ गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एसी से किया 3ac, 12 को 2 से किया 24, 3 मल्टीप्लाई एसी के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट करके क्या आ गया 8। तो ये एसी की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। समझ आया। ऐसे ही जो है इसकी ये दोनों साइड है, इनका भी रेशियो इक्वल है, तो बीसी अपॉन ई एफ यही निकाल लेते हैं हम, BC अपॉन EF, तो रेशियो तो सेम ही होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं 2/3। अब BC मेरे पास नहीं है, EF मेरे पास 6 है, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को BC से मल्टीप्लाई किया 3BC एंड 6 को 2 से किया 6 2 12, 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कट करके क्या आ गया 4, तो ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम, मींस AB प्लस BC प्लस AC, तीनों का सम कीजिए। अब AB बच्चों मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, BC मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, AC मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। सम किया तीनों का प्लस करके कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आपका समझ आ गया। तो हमें जो है सीपीएसटी का यूज कर बाय सीपीएसटी इस तरीके से साइड फाइंड करनी है और उसके बाद पेरीमीटर निकालना है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूज एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक वर्ड है जो है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है मैथमेटिक्स। इसमें से आपने एक लेटर चूज किया और लेटर क्या है, वोवल है। लेटर क्या है, वोवल है। तो अगर आपने कोई लेटर चूज किया और वो वोवल है और वोवल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, तो वो प्रोबेबिलिटी यहां शो की गई है कि वो प्रोबेबिलिटी 2/2x + 1 है। जब आप यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी बच्चों, वोवल की, तो ध्यान से देखिए वोवल होता है बच्चों A I, ये 4 हो गए आपके। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे 4 टोटल 11 है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है वोवल्स की, जो वोवल की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 2/2x + 1 गिवन है। तो इसका मतलब ये भी वोवल की प्रोबेबिलिटी है, ये वाली भी वोवल की प्रोबेबिलिटी है, दोनों सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। और आपको x फाइंड करना है, इसके अंदर x की वैल्यू क्या है। तो यहां पर 2/2x + 1
इक्वल हो जाएगा आपका 4/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने 2x + 1 को, एंड 2 से 11 को किया 22 आ गया बच्चों। अब यहाँ 2 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4, ये आ गया 22, ये आ गया आपका 8x 22, 4 इधर आके माइनस हो गया, कितना आ गया 18, और 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, आंसर इसका 9/4 है। कई बच्चे यहीं इसको 4/11 लगा के और छोड़ देंगे, 4/11 ऑप्शन में है, टिक कर दोगे, क्वेश्चन गलत। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, लेकिन इतनी सीधी नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली। समझ आया क्वेश्चन? मैथमेटिक्स वर्ड था, वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी आपको ये गिवन थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ये क्वेश्चन था। ये आपका वर्ड था, इसमें वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी ये गिवन थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उसके इक्वल पुट कर देना, देन सॉल्व कर दो एक्स के लिए। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो आंसर इसका जो आपका आ रहा है बच्चों, वो आपका आ रहा है 9/4, बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हम अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका आ गया बच्चों 16। बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में बोला गया मेरे पास जो है क्वाड्रिलेटरल, सामने ध्यान देंगे, क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग मैं कर लेता हूं ए बी सी डी, और ए बी सी डी में ये आपका एक कोऑर्डिनेट है 9,0, ये आपका 9,6, ये आपका -9,0, और यहां पर है आपका -9,6। तो ये आपका आ गया। आपको बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या ये एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है, या ट्रेपीजियम? ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। क्वेश्चन नंबर 6 आई थी, फर्स्ट ही एक्सरसाइज के अंदर है, जिसमें आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको बताना कौन सा है। तो इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता है सबका। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। ठीक है, समझ आ गई बात? करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं AB का डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस AB। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना आप लोग। तो AB की बात कर रहा हूं, AB के कोऑर्डिनेट लेंगे x2 - x1, यानी कि 9 - 9 का होल स्क्वायर, और -6 - 0, -6 - 0 का होल स्क्वायर। सोल्व किया है, यहाँ पर 9 से 9 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये सोल्व होके आ गया, और रूट आ गया इसका 6 यूनिट्स। तो हमारे पास जो AB निकला, वो AB कितना निकल गया बच्चों, 6 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूं मैं। अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस किसका, अब मैं BC का निकाल लेता हूं, या मैं AB निकाला तो DC निकाल लेता हूं, DC। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं, बस ध्यान रखना जब DC का डिस्टेंस निकालो तो कोऑर्डिनेट D के और C के लेते हैं। ठीक है, x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गया, 0 बना, 0 का स्क्वायर 0, ये -6 का स्क्वायर प्लस का 36 आ गया, और 36 का रूट ओपन किया, ये आ गया आपका 6 यूनिट्स। आ गया समझ में? उसके बाद AD की बात करूंगा अगर मैं, डिस्टेंस AD, तो AD की बात करेंगे तो वही आपका जो है फॉर्मूला। तो यहां पर AD की बात किया, ये आपका आ गया x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। सोल्व किया, 9 9 18, 18 का स्क्वायर, और ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया। सोल्व करेंगे, और ये आपका आ गया 324, ये आ गया 36, यही आ गया, सही आया ना? 324 होता है इसका जो रूट होता है, और ये आपका आ गया 10 कैरी 6 30 60, 360 यूनिट्स। मैं इसको जो है ओपन नहीं करता हूं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ओपन नहीं कर रहा हूं, एडी निकाल दिया। अब निकालूंगा BC, डिस्टेंस
BC। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना, बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं। BC की बात करूंगा तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर माइनस 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस ये माइनस प्लस 36 हो गया बच्चों। यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, ये आ गया 324 माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा और इसका 6 का 36 आ गया था 36 और प्लस करके आपका आ गया 360 यूनिट्स। तो एक चीज आपने देखी क्या कि अपोजिट साइड जो है इसमें वो इक्वल आ रही है, मींस इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एक चीज तो मेरे क्लियर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल है। अब मेरे को पता लगाना अब अपोजिट साइड किस किस में इक्वल होती है। अपोजिट साइड रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। तो मेरे को रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, इस चीज को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं ए सी निकालता हूं। अब मैं निकाल रहा हूं डायगोनल्स, ध्यान से देखना। तो ए सी, अब मैं डिस्टेंस ए सी की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे, x2 माइनस x1 माइनस 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर है, देन y2 माइनस y1 ये आपका 0 माइनस 0 होल स्क्वायर है। सॉल्व किया 9 9 18, 18 का स्क्वायर 324 और 0 फिनिश, कुछ नहीं है। तो एक डायगोनल निकल गया बच्चों इसका क्या, 324 अंडर रूट में। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूं सेकंड डायगोनल का, डिस्टेंस इसका BD का, BD का। तो BD का डायगोनल निकालूंगा अगर मैं यहां पर, फॉर्मूला सेम है, ये मैंने लिया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2। अब देखो ध्यान रखना, जब x2 यहां से लिया तो y2 भी यहीं से लेना है, ऐसा मत करना x2 यहां से लिया और y2 यहां से लिया, गलत हो जाएगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 9 9 18, 18 का स्क्वायर 324 प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, दोनों को प्लस किया, 4 and 4 8, 4 2 6 और ये आ गया 468 यूनिट्स। अब इसका मतलब जो इसके डायगोनल है बच्चों, एक बड़ा है डायगोनल, एक छोटा है, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों, उसके अंदर जो एक डायगोनल होता है वो बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। एक डायगोनल बड़ा होता है, दूसरा डायगोनल छोटा होता है। तो इन कंडीशन से मुझको क्या पता चला, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन बड़ी थी। समझ आया सभी को? ओके बच्चों आगे चलते हैं। बेटा अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, 17 क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन के लिए जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मीन मीडियन की बात की जाए, बोला गया है मेरे पास 9 डिस्टिंक्ट नंबर्स है, 9 ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस है 9, और 9 ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन आपको गिवन है, मीडियन वो आपको दिया हुआ है कितना, 20.5। कितना दिया हुआ है, 20.5। इसने बोला इफ ईच ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को, टोटल मेरे पास कितने नंबर्स है, मेरे पास टोटल 9 नंबर्स है, हर एक में 2 2 2 2 इंक्रीज कर दिया मैंने। कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज 2 इन ईच नंबर या ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने इंक्रीज किया कितना, 2। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि मीडियन कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना मीडियन का हो,
या मीन का हो, जिसमें आपको बोल दे कि इंक्रीज कर दिया गया है क्या, कोई नंबर हर एक नंबर के अंदर, तो बच्चों उस कंडीशन में जितना आप इंक्रीज करोगे तो मीडियन भी उतना ही इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? जब आप ऑब्जर्वेशंस के अंदर जितना भी नंबर इंक्रीज कर रहे हो हर एक नंबर के अंदर, ध्यान रखना, स्टेटमेंट पढ़ लेना ध्यान से, स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए कि इंक्रीज दिस नंबर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किया गया है या हर एक ऑब्जर्वेशन में डिक्रीज किया गया है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज कर दिया जाए या हर एक ऑब्जर्वेशन में डिक्रीज कर दिया जाए, तो जितना इंक्रीज करेंगे मीडियन या मीन उतना ही बढ़ जाएगा, जितना डिक्रीज करेंगे मीडियन या मीन उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सो मीडियन जो होगा, मीडियन इंक्रीज बाय, जितना नंबर बढ़ा उतना इंक्रीज हो गया। ऑप्शन मैच करके देख लीजिए, ऑप्शन है इज इंक्रीज बाय 2, पहला ही ऑप्शन है इसका, पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका, इन इंक्रीज बाय 2, यानी कि 2 इसके अंदर जो है इंक्रीज हो रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, मीडियन इंक्रीज बाय 2 बिल्कुल ठीक है हमारा। तो ये वाला आंसर जो आपका ए ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक समझ में आ गई? हर एक ऑब्जर्वेशन जितनी बढ़ रही है मीडियन या मीन उतना ही बढ़ जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन जितनी कम हो रही है मीडियन या मीन उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, 18th क्वेश्चन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है, ड्रॉन टू अ सर्कल, जो एक सर्कल पे ड्रॉ किया गया है, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए क्वेश्चन में बोला गया, मेरे पास एक ये सर्कल है बेटा, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, ये बाहर पी पॉइंट, पॉइंट गिवन नहीं है नेम, इसलिए मैंने नेम गिवन अपनी तरफ से लिखा है इसमें। पी से एक टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है, मैं इसको क्यू मान लेता हूं। यहां पर ये सेंटर है वो इसका, क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो रेडियस है इसकी, रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस आपको कितने गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, और यहां पर जो आपका बाहर वाला पॉइंट है वो सेंटर से 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इन क्वेश्चंस के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है फिगर बनाने की, सबसे ज्यादा बच्चे जहां अटकते हैं फिगर बनाने में अटकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में बोला गया था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ बताइए टेंजेंट की टू अ सर्कल, जो एक सर्कल के ऊपर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट, यानी पॉइंट से खींची गई है, जो डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर है सेंटर से, जिसका डिस्टेंस सेंटर से 41 सेंटीमीटर है, तो टेंजेंट बता दो। तो आपको मालूम है कि जब ऐसी कोई फिगर बनती है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो पी क्यू ओ क्या बन गया, सो पी क्यू ओ इज अ राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बन गया बच्चों, राइट ट्राइंगल बन गया ये, और ये राइट ट्राइंगल बन गया तो इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पीजीटी क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस में बेस स्क्वेयर। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, इसको थोड़ा क्लियर साफ लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ 41, तो 41 का स्क्वेयर, परपेंडिकुलर नहीं है मेरे पास, पी क्यू का स्क्वेयर, बेस मेरे पास 9 है तो 9 का स्क्वेयर। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर 41 का स्क्वायर बताओ कितना होता है बच्चों, तो 41 इंटू 1681 होता है, और यहां पर PQ जो है आपका PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 81। 81 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ बच गया PQ स्क्वायर, और यहाँ माइनस करके आ गया 1600, ये आपका PQ स्क्वायर, स्क्वायर हट करूंगा तो रूट लग गया बच्चों यहाँ, और 1600 रूट किसका होता है, 40 का, तो PQ इक्वल्स टू आपका 40 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो टेंजेंट है वो कितने सेंटीमीटर है,
40 सेंटीमीटर है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें जो है असर्शन और रीजन आपको बताया गया है। तो असर्शन रीजन सभी को पता है, पढ़ा हमने। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ठीक है, और जो आपका रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सेकंड ऑप्शन होता है असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन होता है इसमें कि असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। फोर्थ ऑप्शन होता है असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए मिलेंगे, ए बी सी डी। आपको जो है क्या करना है, बताना है कि इसको जो है कौन सा सुटेबल बैठेगा। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन जो असर्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो असर्शन दिया गया बच्चों आपको दिया गया है यहां पर कि 5 पावर n, असर्शन की बात कर रहा हूं, ए फॉर असर्शन, या पूरा लिख देता हूं असर्शन। तो असर्शन में बोला गया है कि 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी आप यहां n ये और लिख लीजिए, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा ये तो जो है अंडरस्टूड है कि जब कभी भी कोई ऐसा नंबर हमारे पास होता है जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो और उसकी पावर में n करूं, n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी 5 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितनी भी। आप अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड होने के बाद जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकती, 5 ही होती है। आपको पता है 5 की कितनी भी पावर ओपन कीजिए, आखिरी डिजिट 5 ही होगी। तो ये असर्शन दे दिया। रीजन आपको दे रखा है, रीजन आपको दे रखा है कि a number ends with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कोई आपके पास नंबर है, उसकी कोई पावर है n, और n जो है नेचुरल नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस नंबर की भी हम पावर करते हैं, जब हम उसके फैक्टर्स करेंगे तो ये 5 मेरे पास नंबर है और इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 1 आएगा ना, 5 फैक्टर्स आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो जब कभी भी आप किसी नंबर के फैक्टर करें और फैक्टर के अंदर अगर 2 और 5 आ रहा है, फिर फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5, 2 2 2 2 2 इंटू 5 5 5 5 5, इस तरीके से कितने भी आ रहे हैं, तो ही उस आंसर, उस नंबर का सॉल्यूशन आखिरी में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने बोला जो नंबर है और उसके आप फैक्टर्स करें, अगर फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं दोनों, सिर्फ 2 और 5, तो उस नंबर की कितनी भी पावर ओपन कीजिए, उसमें लास्ट डिजिट 0 आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज 2 5 10 होता है, तो 10 में लास्ट 0 क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो ध्यान रखना, जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करें और 2 एंड 5 आए सिर्फ फैक्टर्स, तो उसका आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। इसका ऑप्शन ए बनेगा, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका आ गया 19 का आंसर। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोस
ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 है। तो यहां पर देन साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन पावर 4 ए इक्वल्स टू 1 क्या होगा? ये आपको गिवन है, ये आपका क्या होगा क्वेश्चन में बोला गया है। तो रीजन दे रखा है यहां पर, ये तो असर्शन था, अब रीजन दे रखा है यहां पर साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या आप इसको साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं पक्का? देखिए ये गिवन है, सॉल्यूशन देखो फटाफट। cos a प्लस कोस स्क्वेयर a इक्वल्स टू 1। अब ये cos a, ध्यान से देखिए cos a यहां 1 था बच्चों, cos स्क्वेयर a इधर आके माइनस हो गया cos स्क्वेयर a, और cos a इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वेयर a क्या होता है? साइन स्क्वेयर a। यही होता है ना, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए होता है। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वेयर ए जो है वो किसके बराबर है? कोस के बराबर है। अब इसको देखना, अगर मैं सोल्व करूंगा तो भाई साइन स्क्वेयर ए, इसकी जगह तो मैं कोस ए लिख सकता हूं, ये रहा साइन स्क्वेयर ए कोस ए की जगह, और यहां पावर 4 है, तो क्या बच्चों मैं इसको साइन स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर लिख सकता हूं, बिकॉज स्क्वेयर का स्क्वेयर तो पावर 4 ही बनाएगा, इक्वल्स टू 1 का 1 हो गया। अब इसको सेम लिख दिया कोस ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, क्या था साइन स्क्वेयर ए? कोस ए, और कोस ए के ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो 2 आ गया इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखिए, जो आपका रीजन गिवन है उसका अंदर जो हमने ये एक्सप्लेन किया, इसका यूज हुआ है इसके अंदर? हुआ है नहीं हुआ है? तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ए आपका ठीक है, आर आपका ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है, दूसरा आपका ए ठीक है, आर ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या दोनों ठीक है और सॉरी ए ठीक है आर गलत है, और दूसरे में आर गलत है ए ठीक है, यही बनेगा इसका, बिकॉज इसका असर्शन भी ठीक गिवन है और रीजन भी इसका हमने फॉर्मूला यूज किया ही रखा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होगा, जहां पर ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमने बच्चों ये 20 के 20 एग्जाम अपने सैंपल पेपर नंबर 1 के जो एमसीक्यू ये क्लियर हुए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों जो है हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आप जो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑप्शन सैंपल पेपर्स जो एग्जाम में आने वाले हैं और आएंगे, ये अभी आपको मिलेंगे वीडियोस के अंदर, तो आप बने रहिएगा एएमटी के साथ। थैंक यू सो मच।